हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं रशियन फॉर्मलिज्म। देखिए, क्रिटिसिज्म में जो कह सकते हैं कि जब स्टार्टिंग हुई क्रिटिसिज्म की तो वो बहुत पहले हुई थी। हमारे जो प्लेटो हैं, सोक्रेटिस हैं, अरिस्टोटल हैं, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं एक काम करती हूँ कि आपको जितनी भी तरह के क्रिटिसिज्म हमें पढ़ने हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम एक एक वीडियो में जो है वो कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अभी इस वीडियो में मैं करा रही हूँ आपको रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में। देखिए, नाम से ही ये जो चीज है क्लियर हो रही है कि रशियन फॉर्मलिज्म जो था वो रशिया के अंदर जो है वो डेवलप हुआ था। ठीक है। और जो है फॉर्मलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मलिज्म का मतलब क्या हुआ, जो फॉर्म जो है उसकी बात करे, स्ट्रक्चर की बात करे। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा है, रशियन फॉर्मलिज्म पड़ा है। क्या पड़ा है? रशियन फॉर्मलिज्म पड़ा है। ये जो था रशिया के अंदर डेवलप हुआ, और जो है इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो न्यू क्रिटिसिज्म जो था वो अमेरिका के अंदर डेवलप हुआ था। तो दोनों ही जो है बात किसकी करते हैं, जैसे वो ये कहता है कि टेक्स्ट के अंदर ही सब कुछ इंक्लूड होता है। तो फॉर्मलिज्म क्या कहता है, फॉर्म के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है। आप कह सकते हो कि जो लैंग्वेज है जो यूज की गई है किसी भी वर्ड को लिखने के लिए या अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब बताता है रशियन फॉर्मलिज्म। तो इसके अंदर हम जब बात करेंगे तो ये जो था एक ऐसा एक लिटरेरी मूवमेंट है जो स्कूल्स में जो है डेवलप हुआ था। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा कि दिस इज अ स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड एनालिसिस दैट emerged in मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग अराउंड 1920s। यानी कि वहां के जो स्कूल्स को डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हम वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल हियर। मतलब आप क्या कहेंगे कि ऐसा ग्रुप था राइटर्स का, एक ऐसा स्कूल था राइटर्स का। देखो, स्कूल को हम यहाँ पे एक ग्रुप मान करके चल रहे हैं। ठीक है। तो वो लिटरेरी थियोरी के लिए जो भी डिस्कस करते थे, जिनके व्यूज मैच करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना क्या किया, एक ग्रुप बनाया, एक स्कूल बनाया। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्कूल्स को है जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया, फिर उनको एक जगह पे इकट्ठा करके नाम दे दिया गया रशियन फॉर्मलिज्म। ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ था? वैसे तो इसको कहा जाता है कि 1910 से लेकर के 1930s में शुरू हुआ था, पर आपको मिलेगा तो ये जैसे कि अराउंड 1920s जो है स्टार्ट हुआ एंड फोकस्ड ऑन द फॉर्मल पैटर्न्स ऑफ द लिटरेचर। अब यहाँ पे बात क्या है, बात ये है कि जो फॉर्मल पैटर्न होता है लिटरेचर का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है बिल्कुल। क्यों रखनी है? क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्म की बात कर रहा है, पैटर्न की बात कर रहा है, तो फॉर्मल पैटर्न की बात करेगा ये, इसमें इनफॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि फॉर्मल पैटर्न्स की बात करेगा। या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रशियन फॉर्मलिज्म वाज अ स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन रशिया फ्रॉम द 1910s to the 1930s. The term formalism derives from the central tenet of formalist thought that the form of a work of literature is as essential as the content. यानी कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास वर्क है तो वो कंटेंट की वजह से फेमस होता है, कि उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। अरे भाई, उसका तरीका भी अच्छा होना चाहिए, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, किस स्ट्रक्चर में उसको प्रेजेंट किया गया है, वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात पर दबाव देने वाले कौन है? वो रशियन फॉर्मलिज्म है। तो यहाँ पर क्या चीज हो गया कि लिटरेचर इज एज एसेंशियल एज द कंटेंट। उतना ही जो है फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट है लिटरेचर की, जितना कि उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें हम तीन स्कूल्स जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे कि OPOJAZ, ओपोजेज। ठीक है। और ये कहाँ का जो है स्कूल था? ये पीटर्सबर्ग का स्कूल था। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट राइटर्स रहेंगे वो कौन रहेंगे? विक्टर स्क्लोवस्की, बोरिस एकिम्बो, व्लादिमीर प्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, आपको नेम्स जरूर याद रखने हैं। अगर आप नेम्स याद रखेंगे तो वो हो सकता है मैच के तरीके से आपको मिल जाए, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि रशियन फॉर्मलिज्म में इस स्कूल से जो है कौन से राइटर्स जो है बिलोंग करते हैं, या फिर सिंपल फॉर्मलिज्म से कौन से आपके राइटर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड युग टाइनियारो,
ठीक है, तो ये तो ऑपोजिट स्कूल से जो है बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारे पास एमएलसी है। एमएलसी क्या है? मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल है। और मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल में हमारे पास रोमन जैकोब्सन का नाम सबसे पहले आता है, सबसे डोमिनेटिंग नाम जो है इसको बोला जाएगा। देन आता है पीएलसी, प्रैग लिंग्विस्टिक सर्कल। ये भी एक जगह है प्रैग, ठीक है, जैसे मॉस्को जगह है वैसे ही प्रैग भी जगह है, वहां का ये एक लिंग्विस्टिक सर्कल है। और इसके जो फेमस राइटर्स हैं वो क्या है? जोएता टोडोरोव, टी यहाँ पे साइलेंट रहता है, जोएता टोडोरोव, रोमन जैकोब्सन, जैन मुक्रोस्की एंड रेन वालेक। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। और नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए कि रशियन फॉर्मलिज्म से कौन बिलोंग करते हैं, तो सारे ही ये बिलोंग करेंगे। ये तो देखो इनके सर्कल्स हैं, इनके स्कूल्स हैं, वो डिवाइड कर दिए गए हैं। लेकिन आपसे बात की जाए डायरेक्ट फॉर्मलिज्म से रिलेटेड, रशियन फॉर्मलिज्म से रिलेटेड, तो ये सबके नेम ही उसके अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे फिर आपको। ठीक है, Formalism believed that there was a fundamental opposition between literary language and ordinary language. देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो लैंग्वेज जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जिसको कोलोक्युअल लैंग्वेज हम कहते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। एक होता है हमारे पास कि लिटरेचर के फॉर्म में अगर हमें कुछ लिखना होता है, नॉवल लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, ठीक है, ड्रामा लिख रहे हैं, तो एक तरीके की लिटरेरी लैंग्वेज हो जाती है, किस तरीके के हम उसके अंदर डिवाइस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास लिटरेरी लैंग्वेज होती है। उसको कहने का तरीका थोड़ा हमारे पास अलग हो जाता है, या ये कह लीजिए कि वो थोड़ी सी जो है ऑर्नामेंटल लैंग्वेज हमारे पास होती है। तो ये क्या कह रहा है कि फॉर्मलिज्म बिलीव करते थे कि that there was a fundamental opposition between literary language and ordinary language, इन दोनों में फर्क होता है। while the function of ordinary language was to communicate information and the function of literary language was to draw attention to its own literariness। यानी कि कॉमन लैंग्वेज का फोकस होता है कि जस्ट वी हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर एंड वी हैव टू पास द मैसेज टू द ऑडियंस, ठीक है, टू द लिसनर। ओके, अब यहाँ पे जो लिटरेरी लैंग्वेज जो होती है वो क्या कहती है कि ये अपने आप में एक लिटरेरीनेस को लिए हुए होती है, अपने आप में नए नए डिवाइसेस, नए फॉर्म्स को ये अपने अंदर जो है लिए होती है, इनका तरीका अलग होता है कहने का। ठीक है, literariness is a feature that distinguishes literate from ordinary language and it is the sum total of technical and artistic devices। समझ गए होंगे आप यहाँ तक तो कि टोटल किसका हो गया? टेक्निकल और आर्टिस्टिक लैंग्वेजेस का, डिवाइसेस का हो गया। कौन? लिटरेरी लैंग्वेज, इट इज अ सम टोटल ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट जो है टाइप्स हमने यहाँ पे थोड़े से गो थ्रू करने हैं, टाइप्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि ओपोजेज स्कूल था हमारे पास, मॉस्को लिटरेरी सर्कल था, फिर हमारे पास प्रैग लिटरेरी सर्कल आया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, उनके स्कूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उस पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। हम इनके जो इनकी तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे मैकेनिकल फॉर्मलिज्म। मैकेनिकल फॉर्मलिज्म में क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कि जो एक लिटरेरी वर्क होता है, देखो वो क्या होता है, एक मशीन की तरह होता है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई है ये कि, और इसके जो हेड रहेंगे, स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेजेस ग्रुप हेडेड बाय विक्टर स्क्लोवस्की। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। was primarily concerned with the formal method and focused on technique and device। टेक्निक और डिवाइस पे ये फोकस करता है। लिटरेरी वर्क्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल रिसेंबल मशीन्स। देखिए लिटरेरी वर्क्स जो हो गया वो क्या हो गया, एक मशीन की तरह हो गया। ठीक है, कि वो मशीन की तरह काम करेगा और उसके अंदर जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी कंटेंट होता है, वो उसके अंदर क्या करेगा, उसका मटेरियल का काम करेगा। ठीक है, जो भी हम स्पेसिफिक स्किल, जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ एन इंटेंशनल ह्यूमन एक्टिविटी इन विच स्पेसिफिक स्किल ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, मैकेनिकल फॉर्मलिज्म है। बात वही घूम फिर के वही चीजें आएंगी कि मैकेनिकल से रिलेटेड हो गया तो ये मशीन से बात कर रहा है कि मशीन है हमारे पास क्या, लिटरेरी वर्क, और जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या हो गया, उसका मटेरियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात करता है ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म की। देखो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक को समझने की, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल होता है। ठीक है, अब जो नेचुरल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो चीज हम कहना चाह रहे हैं वो कहीं पर भी हम उसको ड्रॉप कर देंगे तो उसका जो एक टारगेट ऑडियंस होती है वो उसको अपने आप रिसीव कर लेती है, तो वो कहीं पर भी हो।
जैसे कि मैं जो है क्या कहना चाह रही हूँ, मैं फेमिनिज्म को अगर मैं बताना चाह रही हूँ या मैस्कुलिनिज्म को मैं बताना चाह रही हूँ, अगर मैंने कोई भी वर्क जो है वो लिखा है, वो अपने टारगेट ऑडियंस तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इसको कहा जाएगा कि डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द मैकेनिस्टिक मेथड सम रशियन फॉर्मुलिस्ट अडॉप्टेड द ऑर्गेनिक मॉडल सॉरी। यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जो ऊपर हमने मॉडल जो पढ़ा है, एक फॉर्मलिज्म पढ़ा है मैकेनिकल, उससे फैडअप होकर के एक नया मॉडल निकला। और वो मॉडल क्या कहता है कि दे यूटिलाइज्ड द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिक बॉडीज एंड लिटरेरी फिनोमिना इन टू डिफरेंट वेज। देखो क्या कहते हैं कि कान को अगर सीधे हाथ से पकड़ो तो सीधे हाथ से पकड़ा जाएगा, उल्टा करके पकड़ेंगे तो दूसरे हाथ को मोड़ करके पकड़ना पड़ेगा। बात वही है, पकड़ा क्या जा रहा है, हमारे पास लिटरेरी वर्क जो है वो पकड़ा जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसको कहने का तरीका जो है यहाँ पे बदल जाता है। ठीक है, तो दे यूटिलाइज द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिक बॉडीज एंड लिटरेरी फिनोमिना in two different ways at it as each applied to individual works and to literary genres। ठीक है, इसमें एक नेम में फिर से जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम मैं जरूर बताना चाहूंगी। वो क्या है, व्लादिमीर प्रॉप। और व्लादिमीर प्रॉप का एक ये जो वर्क है मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल, ये आपको याद रखना है, 1928 में इनका ये वर्क आया था। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, नेट के एग्जाम्स में तो मोस्टली पूछा ही जा रहा है, तो हो सकता है अपना स्क्रीनिंग के या फिर जो हमारे टैट के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली नोन वर्क कैरिड आउट इन दिस ट्रेडिशन इज व्लादिमीर प्रॉप्स मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल। ठीक है, 1928 में ये आया था। And the analogy between biology and literary theory provided the frame of reference from genre studies and genre criticism। देखो between बायोलॉजी से क्या, अगर हम पढ़े इसको तो ये किसकी बात कर रहा है, ऑर्गेनिक की बात कर रहा है, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो होते हैं वो पास ऑन होते रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से क्या हुआ कि जो उनका रिलेटेड टू होता है, रिलेशन में जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो ये इससे बिलोंग करता है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो सेम हमारे पास क्या होगा कि लिटरेरी वर्क जो होता है, अगर किसी ने पब्लिश कराया है, उसकी फॉर्म की वजह से, उसके लिटरेरी डिवाइस की वजह से, जॉनरास की वजह से उसको जो है स्पेसिफाई कर लिया जाता है कि ये किसको टारगेट कर रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फॉर्मलिज्म हो जाएगा। थर्ड जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म की बात करेंगे। देखो लिंग्विस्टिक जहां पर आ जाता है तो वो लिटरेरी फिगर्स को ही लेकर के चल रहा है हमारे पास। ठीक है, यानी कि जो चीज इसमें दो हम चीजें बात करते हैं, एक तो प्रैक्टिकल लैंग्वेज और पोइटिक लैंग्वेज, जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी, एक कॉमन लैंग्वेज के बारे में बात की थी और एक लिटरेरी लैंग्वेज के बारे में बात की थी, ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड लिटरेरी लैंग्वेज। तो ये जो दोनों लैंग्वेज हैं ये डिस्कस कहाँ की जाती है, ये लिटरेरी फॉर्मलिज्म के अंदर जो है वो बात की जाती है, लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म के अंदर। द फिगर्स ऑफ ऑथर एंड रीडर वर लाइकवाइज डाउनप्लेड बाय द लिंग्विस्टिक फॉर्मलिस्ट ल्यू जैकोबिन्स्की एंड रोमन जैकोब्सन। ये दो जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं आपको ये चीज बता ही रही थी कि जो थर्ड हमारे पास था पीएलसी, ठीक है, मैं उसमें शायद स्किप कर गई हूँ, ये पीएलसी की जिसमें हमने बात करी थी, जिसमें प्रैग लिंग्विस्टिक सर्कल्स की बात कर रहे थे, ज्वेता टोडोरो, रोमन जैकोब्सन, जैन मुक्रोस्की एंड रेन वालेक जो है, ये इसके क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट राइटर्स रहेंगे। आई थिंक मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक फॉर्मलिज्म के अंदर जो है लेव जैकोबिन्स्की एंड रोमन जैकोब्सन का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इनके कुछ वर्क्स भी हैं जो आगे मैंने डिस्कस किए हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे कि कौन कौन से वर्क्स जो हैं किसने दिए थे। जैसे कि ये लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन रशियन फॉर्मलिज्म। ठीक है, बुक्स जो लिखी गई थी रशियन फॉर्मलिज्म के ऊपर, जिसमें हमारे पास क्या है, एक तो लियोन ट्रॉस्की। ठीक है, ट्रॉस्की, इनका क्या था, लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन था, 1924 में आया था। एंड रशियन फॉर्मलिज्म बख्तिन, ये जो है बख्तिन का हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल रहता है इसके अंदर। द डायलॉजिक इमेजिनेशन फॉर एसेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेव्स्कीज पोएटिक्स। ठीक है, जो दोस्तोयेव्स्की आया था हमारे पास, उनके जो पोएटिक्स हैं उनको लेकर के उनके एसेज और प्रॉब्लम्स जो है उनके ऊपर डिस्कस की हुई है। ठीक है, 1975 में इनका ये वर्क आया था बख्तिन का। ठीक है, रोमन जैकोब्सन का है क्लोजिंग स्टेटमेंट लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स, 1985 में आया। एंड रेन वेलेक का जो आया था द लिटरेरी थियरी एंड एस्थेटिक्स ऑफ द प्रैग स्कूल। ठीक है, क्योंकि हमें अभी पढ़ा हमने कि रेन वेलेक जो थे वो किससे बिलोंग करते थे, हमारे प्रैग लिटरेरी सर्कल से जो है ये बिलोंग करते थे। ठीक है, पीएलसी जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने अपना वर्क भी दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करा करके याद रखेंगे, द लिटरेरी थ्योरी एंड एस्थेटिक्स ऑफ प्रैग स्कूल, 1969।
ठीक है। और ये जो फेमस क्रिटिक्स हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। कौन से रहेंगे हमारे पास फॉर्मलिज्म से रिलेटेड? विक्टर स्लोवस्की, रोमन जेकॉब्सन, बोरिस एकिंगबो एंड यूरी टाइनियारोनोव एंड बोरिस टॉमसवस्की। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ये क्या कहता है कि दो चीजें जो हैं अलग अलग हैं। एक हमारे पास प्लॉट की बात करता है जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? सूजे। एंड दूसरा हमारे पास आता है फैबुला, स्टोरी, जो कंटेंट की बात करता है। ठीक है, तो इन्होंने जरा फोकस किसके ऊपर किया है? प्लॉट के ऊपर किया है, स्ट्रक्चर के ऊपर किया है। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये चीज लिखी हुई है कि फॉर्मलिस्ट स्टडीड दैट फैशन रिदमिक पैटर्न्स के ऊपर बात करेगा, सिंटेक्स की, स्ट्रक्चर्स की एंड इमेजरी की, दैट डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी वर्क फ्रॉम अदर डिस्कोर्स। जो क्या करता है, बाकी की जो चीजें लिखी हुई हैं हमारे इसमें किसी भी फील्ड में, वो क्या करता है, इन इन चीजों को अगर हम मान करके चलें, स्पेशली लेकर के चले, रिदमिक पैटर्न्स को, सिंटेक्स को, स्ट्रक्चर्स को और इमेजरी को, वो क्या करते हैं, उन वर्क से हमारे वर्क को क्या कर देता है? डिस्टिंग्विश कर देता है, उनसे उनको सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। तो फॉर्मलिज्म एज अ मूवमेंट वाज सप्रेस्ड अंडर Stalin's dictatorship around 1929, after which the center of the movement moved to चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, तो ये स्टालिन के डिक्टेटरशिप में फिर क्या कर दिया गया? इसको सप्रेस कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसीलिए ज्यादातर हम इसको क्या कहते हैं कि 1910 से शुरू हुआ और 1930 तक जो है इसका जो है एग्जिस्टेंस माना जाता है। तो स्टालिन की जो डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर जो है इसको सप्रेस कर दिया गया और ये मूवमेंट जो है चेकोस्लोवाकिया में चला गया, जो रशिया से चेकोस्लोवाकिया में जाएगा। ठीक है, तो वहां से फिर जो है इसको कह सकते हो कि एक तरह से ये फेंट हो गया, चला गया, निकल गया, फेड हो गया। ठीक है, तो की टर्म्स जो है रशियन फॉर्मलिज्म की ये क्या रहेंगी? फैबुला एंड सुजे रहेगा। तो क्या रहेगा इसके अंदर की? फैबुला क्या है? इज डिफाइंड एज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इट इज द स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय द रीडर ऑफ द वर्क। एंड सुजे क्या रहता है? प्लॉट रहता है। इट इज द प्लॉट ऑफ अ नरेटिव एंड इट इज एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ द फैबुला। यानी कि जो स्टोरी है उसको कहने का भी तो एक तरीका होता है ना, तो किस फॉर्मेट में उसको डाला जाएगा वो हमारे पास क्या हो गया? सुजे हो गया। एंड जो स्टोरी है उसको हम क्या बोलेंगे? फैबुला बोलेंगे। तो ये एक फॉर्मलिज्म की टर्म्स जो है ये आपको याद रखनी है। अब इसी से रिलेटेड जो है वो क्या हो गया? अपोजिट कर दीजिए इसका। ये तो क्या था? फॉर्मलिज्म था। फॉर्मलिज्म फॉर्म की बात करता है, लेकिन हमारे पास ये किसकी बात करता है? डीफैमिलियराइजेशन की बात करता है। जो चीजें फैमिलियर नहीं है, ठीक है, उसको क्या कर दिया हमने? जो चीजें फैमिलियर है उसको हमने क्या कर दिया? डीफैमिलियर कर दिया, यानी कि उसको थोड़ा सा कहने का तरीका बदल दिया। फैमिलियर नहीं लगती वो। अब जैसे कि हम क्या कहते हैं कि किसी की ब्यूटी के लिए हमें प्रेज करना है, ठीक है, तो ब्यूटी के लिए प्रेज करेंगे तो एक सीधा सा तरीका है, हम सीधा से उसको जाकर के बोल देंगे एक्सक्यूज मी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके, लेकिन एक जो है हम ये कहें कि आपका चेहरा जो है वो चांद जैसा है, तो देखो कहने का तरीका बदल गया उसका। तो हमने एक फैमिलियर सी चीज को, जो एक फैमिलियर थी कि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम सुंदर हो, उसको हमने क्या कर दिया? डीफेमिलराइज कर दिया। किस तरीके से कह दिया कि आप जो है वो चांद जैसे हैं, चांद जितना सुंदर है उतना आप सुंदर, तो उस तरीके से कहा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम डीफेमिलराइजेशन को? और इसको भी आपने याद रखना है कि डीफेमिलराइजेशन की जो एक टर्म है वो कोइन किसने की थी? विक्टर स्लोवस्की ने की थी, जो उनका एक ऐसे था, आर्ट एज डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपने याद रखनी है। तो डीफेमिलराइजेशन और ऑस्ट्रेनी इज द आर्टिस्टिक technique of presenting to audiences common things in an unfamiliar or strange way so they could gain new perspectives and see the world differently। यानी कि एक तो हम सीधी आंखों से देख रहे हैं, एक वर्ल्ड को हम दूसरी आंखों से देख रहे हैं। दूसरी आंखों से मतलब क्या? कि उसको एक ऑर्नामेंटल लैंग्वेज के तरीके से हम उसको देख रहे हैं, थोड़े से अलग तरीके से उसको अगर देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? डीफैमिलराइजेशन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? विक्टर स्लोवस्की का एक रशियन फॉर्मलिस्ट ही है ये भी। आर्ट एज डिवाइस, आर्ट एज टेक्निक जो है इसके अनदर ट्रांसलेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो है इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, and defamiliarization is a key concept of formalist literary criticism, which works by making everyday objects unfamiliar and thus recovering for the audience the sensations of life। ठीक है, Slowosky introduced the term in opposition to Russian symbolist theories of art, which abandoned the familiar rather than try to awaken its audience to fresh perspectives on the world of the mundane। ठीक है,
तो ये जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको आप जो है अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप ग्रुप के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे एक और पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस कर ले कि एक ये जो सिमिलर टेक्निक डेवलप्ड इन ड्रामा, ये तो क्या हो गई, एक पोइट्री की लैंग्वेज हो गई, एक लिटरेरी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। पोइटिक लैंग्वेज के लिए ज्यादातर हम बात करेंगे डिफेमिलराइजेशन के लिए। लेकिन अगर ड्रामा में अगर इसी टेक्निक को यूज किया जाए कि कहने का तरीका थोड़ा सा हटके हो, तो उसको हम कहते हैं अलाइनेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं, अलाइनेशन इफेक्ट। और ये जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, बर्टोल्ड ब्रैचेट ने किया था इन द एपिक थिएटर टू डिसरप्ट द पैसिव complacency of the audience and force them into a critical analysis of the art as well as the world। तो मीन्स आपने इन शॉर्ट आपने याद क्या रखना है, अलाइनेशन इफेक्ट जो एक टर्म है वो किसने कॉइन की थी, बर्टोल्ड ब्रैचेट ने की थी। और ये किसमें की थी, ड्रामा के अंदर जो है इसको कॉइन किया गया था इन एपिक थिएटर, ठीक है। तो ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ रशियन फॉर्मलिज्म के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, अपने डाउट्स ले सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू ही करने वाली हूँ, तो क्रिटिसिज्म को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है मैं फिर आपके टेस्ट वगैरह जो है वो शुरू करूंगी। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि इतना टाइम जो मैंने लिया उसके लिए कुछ रीजन था। अगर रीजन नहीं होता तो शायद मैं आपको बहुत पहले फ्री कर देती। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी मन में मत रखिएगा कि सिलेबस नहीं होगा या रिवीजन नहीं होगी। तो वी विल गो थ्रू विद ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो, आप मैसेज पुट कर सकते हो ग्रुप में, नहीं तो आप पर्सनली कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा रहते हैं, तो मैं इस चीज को रिवील नहीं करना चाह रही थी सबके सामने, इसलिए थोड़ा सा डिले भी हो रहा था। और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी देखो हर फैमिली में होती हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन चीजों को मैं जो है स्टडी के ऊपर आने दूं, लेकिन वो आ जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आप उस चीज को एक बार थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। अब क्रिटिसिज्म को, थ्योरीज को हम इसके अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक बुक जो है मैं ग्रुप के अंदर डाल देती हूँ, उस ग्रुप को अगर आप चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो। वो बहुत ही अच्छी बुक रहती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए भी और थ्योरीज के लिए भी, ठीक है। चलो, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।